एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल व्यूअर्स। आज की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उसमें वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीडीएम हुकूमत का एक इजलास हुआ है और तकरीबन सारे जो कोalition पार्टनर्स हैं उन्होंने शिरकत की है। उसमें कुछ खुद मौजूद थे वहाँ पे, कुछ ने वर्चुअली ऑनलाइन शिरकत की इस इजलास में। और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद ख़ान समेत सारे रहनुमा जो इस इजलास में शरीक थे, उन समेत तकरीबन अगर ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी लाख कहती रहे कि वो पीडीएम जमातों का हिस्सा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सारे डिसीजंस जो इस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट ले रही है और जो स्टेप्स उठा रही है वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये जो डुअल ट्रैक पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की, कि जब आप उनसे सवाल करें कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और आप इस वक्त इस गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं अपने इस स्टैंड में, तो वो कहते हैं कि जी वैसे तो हम इनका हिस्सा नहीं है और हम समझते हैं आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी गलत है कि ये फलानी पार्टी ये करे और कुछ लोग ये करें और ऐसे हो और वैसे हो। यानी वो आपको गोलमोल जवाब देते हैं, खुल के जवाब भी नहीं देते, बट दे आर स्टैंडिंग फर्म बिहाइंड पीडीएम गवर्नमेंट। कुछ चीदा लोग हैं एक दो, जिस तरह आज कादिर मंदोखेल हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस किस्म की किसी अदलिया मुखालिफ तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उससे पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को तो खैर पार्टी से ही इस बात पे निकाल दिया गया, और जो दो सेन वॉइसेस इस मामले में सामने आई हैं वो लतीफ़ खोसा हैं और एतजाज़ अहसन हैं। इसके अलावा नून लीग और इत्तेहादियों के इजलास अभी कंटिन्यू करेंगे, उसमें वो क्या डिसीजंस लेते हैं दिस इज़ येट टू बी सीन। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल पैटर्न नून लीग का है और वो लीड भी कर रही है। तकरीबन पीपल्स पार्टी उनकी बी टीम बनी हुई है, तो मेरे ख्याल है जो कुछ भी नून लीग करेगी पीपल्स पार्टी विल फॉलो द कोर्स। इसके अलावा उसी इजलास में अदालत पे प्रेशर बरकरार रखने का भी फैसला किया गया है। ज़्यादा तासुर ये आ रहा है कि ये लोग अब बॉयकॉट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक बेंच को तोड़ा, फिर दूसरे बेंच को तोड़ा, इख्तलाफी नोट लिखवाए। वजारत कानून जो है वो बड़ी एक्टिव थी उन इख्तलाफी नोट को लिखवाने में, और उसके बाद जो एक स्मीयर कैंपेन चीफ जस्टिस अता बंदयाल के खिलाफ चलाई गई वो अभी भी जारी है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये लोग अदालत का बॉयकॉट करेंगे कि जैसा भी नतीजा आएगा, अगर वो हमारे खिलाफ होगा तो हम बॉयकॉट करेंगे, हम उसको मानेंगे नहीं। और फिर दूसरे स्टेप में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो ये लोग इलेक्शंस का भी बॉयकॉट करेंगे। सो बेसिकली आज जो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है, जो फैसला हुआ ही नहीं। आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन 90 दिन में कराएं वरना ये नताइज होंगे। चीफ जस्टिस इमरान खान के सहूलतकार हैं, तारड़ कह रहे हैं। इसको अगर आप बिल्कुल समराइज करना चाहें, जो नैरेटिव भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून लेके चल रही है, तो वो कल नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। एक तो प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है कि वो हमारे 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा। ना तो वो प्रिसाइज बात कर सकते हैं, ना वो कन्वे कर पाते हैं एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी सारी तकरीरें, उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके मनपसंद सहाफ़ियों के सामने होती हैं, जिनको प्लांट करके क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, उनके पास खुद सामने पेपर पे उसके जवाब भी लिखे हुए पड़े होते हैं। तो जब इतना स्क्रिप्टेड और डॉक्यूमेंटेड आपका एजेंडा चल रहा हो तो फिर यू बिकम वेरी प्रिडिक्टेबल। उनकी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा जी 2 जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया, तो बेंच ही हमें कबूल नहीं है तो फैसला कैसे कबूल होगा। नाउ दिस शुड बी इनफ टू अंडरस्टैंड कि मुस्लिम लीग नून किस डायरेक्शन में जा रही है। ये कौमी मामला है, किसी ट्रक रेडी वाले या प्लॉट खाली करने का इशू नहीं है। दिस इज द शरीफ आइडियोलॉजी, दिस इज द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड दिस इज द इलीटिस्ट माइंडसेट, जिसमें आप रेडी वाले को कुछ नहीं समझते, जिसमें एक आम आदमी को आप कुछ नहीं समझते और आप जो अपने आप को हुक्मरान खानदान समझते हैं, उसकी वजह से आप बहुत तकलीफ में हैं कि ये किसी रेडी वाले का या किसी ट्रक वाले का मसला नहीं है, ये मेरा मसला है, ये मियाँ नवाज शरीफ का, शरीफ फैमिली का मसला है। तो अगर एक एक लफ्ज़ और एक एक इनका आप जुमला लेते जाएं और उसका एनालिसिस करते जाएं तो यू विल ईजीली अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से बात कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 2017 में भी इसी किस्म का बेंच बना था जिसकी वजह से मुल्क का मुस्तकबिल तारीख हो गया। 2017 के बाद देखें आपके साथ क्या हुआ, पहले आप पेट भर के खाना खाते थे। साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जज कौम को बताएंगे कि मुझे क्यों नाअहल किया गया। इसका मतलब है आने वाले
48 घंटे में, मे बी 24 घंटे में, ये जो एक थोड़ा सा ब्रेक है वीकेंड का, इसमें बहुत कुछ डिसाइड कर लिया गया होगा। इसमें शायद आप ऑडियो लीक्स के लिए भी तैयार रहें, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिजिकल हमले और असॉल्ट के लिए भी तैयार रहें, इसमें आप जजेस की फैमिलियों को धमकियां मिल रही, अभी भी मिल रही होंगी, उनके लिए भी तैयार रहें, बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस डे एंड एज इन पाकिस्तान। इसके अलावा उन्होंने कहा ये कौम पे मर्जी के फैसले ठूंसना चाहते हैं, उम्मीद है कि अल्लाह ऐसे फैसलों से मुल्क को बचाएगा। फुल कोर्ट बनाएं, इसका फैसला सबको कबूल होगा। 3 के बेंच में क्या मसलहत है, फुल कोर्ट पे हमारा पूरा एतमाद है। अदालती फैसलों ने अच्छी कौम को भिखारी बना दिया है, जो आज हो रहा है मुझे 2017 का तसलसल लग रहा है। नून लीग इस वक्त बहुत ही सुसाइडल ट्रैक पे है। उनकी पॉलिसीज से इख्तलाफ, उनके बिहेवियर से इख्तलाफ एक तरफ, लेकिन अगर बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी में उन्हें देखूं तो ये मुस्तकिल सुसाइडल ट्रैक पे हैं। जब 2017 में, जिसका जिक्र कर रहे हैं बार बार मियां नवाज शरीफ, पैनामा केसेस थे, उस वक्त इन्होंने पॉलिटिकल मनूवर जो किया वो गलत था, लीगल मनूवर जो किया वो गलत था। बहुत सारे तरीके हो सकते थे अगर ये लोग चीज़ों को और तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते, हल करना चाहते। बहुत अच्छे तरीके से एक नेक्स्ट जनरेशन को चीज़ें दी जा सकती थी, मियाँ साहब रिटायर हो जाते, या बहुत सारे तरीके होते हैं जब आपने अपनी पार्टी को, अपनी पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखना होता है। लेकिन जब आप अपने ऊपर ही बज़िद हों कि आप हैं तो सब कुछ है, तो उसमें आप इतने ब्लंडर्स करते हैं कि ब्लंडर दर ब्लंडर आप जितना मर्जी सिस्टम को साथ मिला लें, आपकी जो लोगों में एक मकबूलियत होती है, जो शायद उस टाइम में थी, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एनालिस्ट को, बहुत सारे लीगल माइंड्स को ये लगता था कि शायद फैसला सही नहीं हुआ और ताउम्र नहल करना ठीक नहीं है। लेकिन जिस अथॉरिटेरियन वे में ये असर्ट करते हैं चीज़ों को, और आज भी नून लीग उसी रविश पे चल रही है, उसकी वजह से आज के टाइम में जब सोशल मीडिया है, जब लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म पिछले 1 साल में पाकिस्तान का इतना बढ़ चुका है कि इसको रोल बैक करना बड़ा मुश्किल है, इसमें अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बहुत मुश्किल बनाती जा रही है नून लीग। अगर ये चाहें भी तो चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मरियम नवाज, वो जितना मर्जी यूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए QR कोड्स इंट्रोड्यूस करा रही हैं और कह रही हैं कि पाकिस्तान बनने की तहरीक में यंगस्टर्स का बड़ा रोल था, यूथ का बड़ा रोल था, तो हम दोबारा उनसे इंगेज करने जा रहे हैं। इट वोंट वर्क, बिकॉज आपके ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं। आपके ऑप्टिक्स एक डॉन की तरह के हैं, आपके ऑप्टिक्स एक ऐसे टोले की तरह के हैं जो बहुत मार धाड़ में और हर धर्मी में बिलीव करता है, जो लोगों को कुछ समझता ही नहीं है। आम आदमी के लिए, ट्रक वाले के लिए और रेडी वाले के लिए उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, इट इज नाउ आउट इन द ओपन। तो ये सुसाइडल ट्रैक है नून लीग जिस पे जा रही है, लेकिन क्योंकि वो शायद कभी भी लोगों के जरिए से राज करने के आदी नहीं है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड इट। इसके अलावा अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तारीख के डिले पे सुओ मोटो लिया था। 90 डेज गुजरेंगे तो ये आइन शिकनी का मसला बन जाएगा। इट विल बी इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। और आइन शिकनी के बाद उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, उस वक्त निगरान हुकूमतों की क्या लीगल हैसियत होगी, कौन मीडिएट करेगा, कौन गवर्न करेगा, कौन लीगल होगा, कौन इलीगल होगा, कौन सी गवर्नमेंट इलेजिटिमेट होगी और वो किस तरीके से जाएगी और किसी और को आने देगी। ये इतना एक खौफनाक मंजरनामा पॉलिटिकली क्रिएट हो रहा है सिर्फ इस हठधर्मी की वजह से कि इलेक्शंस नहीं कराने, कि इट इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग कि क्या कोई लोग सोच भी रहे हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून जिस प्रेशर में है कि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और उसमें वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ उसका बड़ा एक्टिव रोल लें, लेकिन लंदन से बैठ के जिस तरह का प्रेशर उन्होंने किया है उसमें, और वो जो गुजरांवाला जलसे में उन्होंने जो कुछ कहा था, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। तो लर्न भी कुछ नहीं किया इस टाइम के साथ, इस सारे सिनेरियो में मियां नवाज शरीफ ने। टाइम के साथ आप रिकन्सिलिएशन की तरफ आते हैं, आपको बहुत झटके जब लगे हों, आपको जब पै दर पै शिकस्त का सामना करना पड़ा हो जिस मर्जी रीज़न की वजह से, यू लर्न अ लॉट। लेकिन यहाँ पे तो हर धर्मी ही नज़र आती है, और सेम दे आर इंसिस्टिंग ऑन द फेलियर। इसको कहते हैं री इंडोर्सिंग द फेलियर, कि ठीक है चाहे मैं गलत हूँ लेकिन मैं यही करूँगा। वही रविश उनकी नज़र आ रही है। इसके अलावा नवाज शरीफ उन जजेस को क्यों नहीं याद करते
जिन्होंने बड़े आराम से इनको बाहर जाने दिया था, या शायद वही जजेस तो इनको चाहिए, उन्हीं तरह के जजेस और जजमेंट्स तो इनको चाहिए। तो अगर ये इस सिस्टम को आज बुरा कह रहे हैं तो इसी सिस्टम ने इनको 2-3 साल पहले बहुत सपोर्ट भी किया, इनको बाहर जाने के लिए क्लियर लीवे प्रोवाइड किया। इसके अलावा जो कासिम सूरी रूलिंग केस था, उस वक्त इनको आइन की बालादस्ती चाहिए थी, इनको बहुत फिक्र थी उस वक्त कि आइन शिकनी हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। आज इनको कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी नहीं चाहिए, आज इन्हें पार्लियामान की सुप्रीमेसी चाहिए। सो इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। आपको जब जो सूट करे आप उस पर इंसिस्ट करने लग जाएं, जब वो सूट ना करे तो दूसरे ऑप्शन के ऊपर इंसिस्ट करने लग जाएं। सो यू मेक योर ओन चॉइसेस, और वो चॉइसेस सिर्फ आपके पर्सनल एजेंडास पे बेस कर रही होती हैं, वो कोई लोगों के भले के लिए बेस नहीं कर रही होती। इसी तरह मरियम नवाज का, जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वो खड़ी करने जा रही है एक नई कुव्वत के तौर पे, मुझे नहीं लगता पीपल विल रिस्पॉन्ड, मुझे बिल्कुल नहीं लगता यूथ विल रिस्पॉन्ड। और ये मुझे क्यों नहीं लगता, बिकॉज आपने इस यूथ को इतनी गालियाँ निकाली हैं, आपने इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस यूथ के लिए, जस्ट बिकॉज आपको उस यूथ का टिल्ट किसी और पार्टी की तरफ नज़र आया, उस पार्टी की तरफ जो इस वक्त आपकी सबसे बड़ी राइवल है। तो आई डोंट नो, लेट्स सी वो कौन सी यूथ है, और वो वही यूथ ना हो जिसको सिर्फ एक दफ़ा या 2 दफ़ा आप बयानियों के लिए बुला लें और दोबारा वो आने के लिए तैयार ना हो। इसके अलावा 1997 में नवाज शरीफ बहुत लकी रहे हैं इस लिहाज से कि इनको 2/3 मेजॉरिटी मिलती रही है। पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है 2/3 मेजॉरिटी लेके हुकूमत बनाना, बिकॉज जो इलेक्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज स्टेज मैनेज्ड, मैनिपुलेटेड। तो 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी को मिली है तो वो नवाज शरीफ को मिली है। और जब भी ये हुकूमत में आए हैं, इन्होंने हमेशा इदारों को कमज़ोर किया है और अपने सियासी रवाबत पर्सनल लेवल पे दूसरे मुल्कों के साथ, सिस्टम के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जजेस के साथ, उनको इंडोर्स किया, अपने बिजनेस पे तवज्जो दी, गरीब आदमी का कभी नहीं सोचा। बहुत डीप एनालिसिस करने वाले तो ये भी कहते हैं कि मोटरवे भी इसलिए बनाया ताकि खुद इस्लामाबाद जाने में आसानी हो, और इसी तरह जब मौका मिला तो जाती उम्रा तक भी सड़क इसलिए ठीक कर दी कि खुद को जाने में आसानी हो। तो जो उनका रवैया है वो एक अथॉरिटेरियन इंसान का रवैया है, और जबर के माहौल में वो रखने के आदी हैं लोगों को। 3 साल पाकिस्तान से बाहर रहने के बाद उनको ये समझने के लिए वापस आना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अब अथॉरिटेरियनिज्म नहीं चलेगा। पाकिस्तान में पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट एनी मोर, कि आप जैसे चाहें सिस्टम को ट्विस्ट करें अकॉर्डिंग टू योर ओन स्वीट विल। और इसके अलावा एक आर्मी चीफ को घर भेजा, दूसरे आर्मी चीफ से इनकी लड़ाई रही, जजेस से भी इनकी लड़ाइयाँ रहीं, जिसके ये पीछे पड़ जाते हैं, जो इनकी बात नहीं मानता उसको ये कहाँ तक पहुँचा के आना चाहते हैं। वो हमने जस्टिस सजाद अली शाह के केस में देखा कि उनसे वो उनके पर्क्स और जो उनकी एक राइट था पेंशन वगैरह, वो कुछ भी वापस लेना चाहते थे। तो ये इनकी पर्सनालिटी है। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हिस्ट्री बताती है कि इस्तीफ़ा देने पे भी मजबूर किया, और वो तो हम सबको याद ही है कि फ़ोन पे कैसे कह के बीबी शहीद को सज़ाएं दिलवाईं। मीडिया का गला घोंटा, नजम सेठी को अरेस्ट किया था, यही जियो जो इस वक्त उनको इतना सपोर्ट कर रहा है, इस अखबार को बंद करने में, इस अखबार पे कदगने लगाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। इसी तरह फ़ौज को यूज़ करते हुए अथॉरिटेरियन कंट्रोल ओवर द मीडिया, वो उसके लिए भी नवाज शरीफ बहुत मशहूर है। और गुज़िश्ता 1 साल में आप ये सारा स्क्रिप्ट देखेंगे कि रिवाइज़ हुआ है, अटैक्स हुए हैं जर्नलिस्ट पे, क्रैकडाउन हुआ है ऑन टीवी चैनल्स पैमरा के ज़रिए से, जजेस को डराया धमकाया गया है, चीफ जस्टिस के साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। जो पसंद का चीफ आर्मी चीफ हो उसके साथ ये कैसे रहते हैं, जो पसंद ना आए उस जनरल के साथ ये क्या करते हैं। तो इंसानी हकूक़ की ये जो खिलाफ वर्जियाँ आपके सामने हैं और ये जो जबर का माहौल आप देख रहे हैं, ये नून लीग के लिए रूटीन का मामला है। और सिर्फ शर्म का मकाम इसलिए है कि इतनी बड़ी पार्टी थी एक वक्त में, इतना बड़ा वोट बैंक था, 80s से ये लोग सियासत में हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ अथॉरिटेरियनिज्म सीखा और उसी को परवान चढ़ाया। डेमोक्रेसी दूर से भी इनको छू के नहीं गुजरी, और पीपल्स पार्टी जैसी जो जमात है जिसको बहुत लिबरल होना चाहिए था, प्रोग्रेसिव होना चाहिए था, वो जाके इनके पीछे खड़ी हो गई है। सो इट्स अ पॉलिटिकल डिक्लाइन
ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। और अब इसके रिएक्शन में जो जमात सामने आई है PTI, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की लाडली जमात थी, किसी वक्त में इनको भी सपोर्ट किया गया था। बट द थिंग इज़ कि हमें किसी ना किसी डिसीजन तक तो पहुंचना है। इस वक्त हमें जो विक्टिम नज़र आ रहा है, PTI किस तरीके से वजूद में आई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। PTI ने पिछले 1 साल में जो रेजिस्टेंस दिखाई है और डेमोक्रेसी के लिए जो वादे किए हैं, इस वक्त वो इम्पोर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि हमें वादों पे ही जिंदा रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में जमहूरियत को टाइम तो दिया नहीं जाता, हमें सिर्फ टाइम दे के चाहे 2 साल गवर्नमेंट चले, 4 साल गवर्नमेंट चले, यही ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे लोगों को देखना है कि कौन क्या कहता है जब वो बाहर होता है गवर्नमेंट से और डिलीवर क्या करता है जब वो गवर्नमेंट के अंदर होता है। तो आज नहीं तो कल अपने वोट बैंक के जरिए से PTI की जब भी हुकूमत बनेगी, इसी तरह की सारी चीज़ें, यही इंडिकेटर्स उनके लिए भी चेक किए जाएंगे कि वो कितना ब्रीथ करने देते हैं जर्नलिस्ट को, वो कितना ज़्यादा सिस्टम को यूज़र फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली बनाते हैं, बजाय इसके कि अपने इर्द गिर्द घुमाएं उसको। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आएंगे, फ़िलहाल जो ख़बरें हैं वो बहुत बुरी हैं। कराची साइट एरिया में निजी फैक्ट्री में राशन और ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 9 ख़वातीन और 3 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज कर रही है, वो ये नहीं देख रही कि ये इस तरीके की जो अमवात हो रही हैं इसका हल क्या है। वहाँ की जो गवर्नेंस की टीम है या जो वहाँ पे AC DC जो लोकल लेवल पे बैठे हुए हैं, कोई भी नोबडी इज़ बॉदर्ड कि ये रोज़ आटा बट रहा है, ज़कात बट रही है और ये भगदड़ मच रही है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इसके अलावा पेशावर में सरकारी आटे की हसूल के लिए तवील कतारें लगी हुई थी हयाताबाद में, और वहाँ पे पुलिस ने जब लोग आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो आंसू गैस की शेलिंग करनी शुरू कर दी। आटे की कतारों में सिर्फ 3 अफराद की मौत हुई है, ये कहना है केयर टेकर सेटअप के वज़ीर आमिर मीर का। तो वो ट्रक से लेके रेडी वाले तक और सिर्फ 3 लोगों की डेथ होने तक पता ये चलता है कि हमारी अशराफिया के लिए भेड़ बकरियां हैं अवाम। 1 2 3 अमवात से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मंडे का दिन बहुत अहम है। 11 साढ़े 11 बजे क्या सिचुएशन सामने आती है, कितना स्टैंड लेते हैं चीफ जस्टिस, इट्स ऑल वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट्स ऑल वेरी टेस्टिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान, आई वुड से। आई होप कि जो कुछ भी हो उसमें बस आइन बच जाए, क्योंकि अगर आइन बच गया तो मुल्क बच जाएगा। इट्स नॉट अबाउट पर्सनैलिटीज़, लेकिन पर्सनैलिटीज़ का रोल ये होता है कि वो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे अपना रोल प्ले करके जाएं। तो चीफ जस्टिस अताब बंदियाल के साथ इस वक्त सारी कौम खड़ी है, हर कोई उनके साथ खड़े है और देख रहा है कि ही इज़ नॉट गोइंग डाउन। और वी होप कि मंडे को कोई बेहतर खबर आए। नून लीग और PDM गवर्नमेंट बॉयकॉट करे या जो भी करे, जो भी फैसला आएगा, अगर कासिम सूरी वाली रूलिंग एक्सेप्टेबल हो सकती है तो उस वक्त रातों को अदालतों का खुल के सुओ मोटो लेना मंजूर हो सकता है। तो अब जो होगा वो भी मंजूर होना चाहिए। आई विल सी यू टुमारो।